नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो हिंद महासागर में खोजे गए हैं। जी हां, हिंद महासागर के नीचे 3 नई स्थलाकृतियों की खोज हुई है जिनका नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। तो आखिरकार ये कौन सी स्थलाकृतियां हैं, आखिरकार ये स्थलाकृतियां कैसे बनती हैं, इनका निर्माण में कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं, और ये जो स्थलाकृतियां रखी गई हैं इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। तो जुड़े रहिएगा आखिरी तक। तो शुरू करते हैं इसी के साथ कि समुद्र विज्ञान में बिल्कुल हिंद महासागर के नीचे, जी हां, इंडियन ओशियन हिंद महासागर के नीचे 3 नई संरचनाओं को नामकरण हिंद के या भारत के नामकरण के आधार पर किया गया। भारत में प्रमुख जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जी के नाम पर, सम्राट अशोक के नाम पर और संस्कृत के प्रमुख शब्द कल्पतरु के आधार पर किया गया। तो आखिरकार ये क्या चीजें होती है, कैसे होती है, चलिए एक के बाद एक इस पे बात करते हैं। तो यदि मैं बात करूं इस यूनेस्को की, जी हां, यदि मैं आपसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की यदि मैं आपसे बात करूं, और इसी संगठन ने क्या किया है आईओसी के साथ मिलकर, जी हां, आईओसी से आता है सरकारी महासागरीय आयोग के साथ मिलकर क्या किया है 3 नए क्षेत्रों के नामकरण भारत ने साजिश की है। और ये नाम मान लिए गए हैं, ये नाम है सम्राट अशोक के नाम पर अशोक सी माउंट। अब समुद्री पर्वत क्या होते हैं ये अभी हम देखेंगे। चंद्रगुप्त रिज, तो आखिरकार रिज क्या होती हैं इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा कल्पतरु रिज, ये 3 चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। पर यहां आपको जो चीजें नाम याद करनी होंगे जो है आईएचओ। आईएचओ क्या होता है? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख संगठन आपके सामने है वो है आईओसी। आईओसी क्या होता है तो याद रखिएगा इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन। ये 2 कमीशन है जो इस पे लगातार काम करते हुए नजर भी आते हैं। और ये नाम क्या रखे गए हैं तो मैंने अभी आपको बताया, अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज। तो अभी हम इसकी लगातार बात करने वाले हैं। तो यही जो आईएचओ है और आईओसी है, इनको नाम प्रस्तावित भारत ने किए थे कि ये नाम रखने चाहिए और यही नाम रख दिए गए हैं। सम्राट अशोक के नाम पर रखा गया। जो अशोक सी माउंट है ये मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के नाम पर दिखता है। चंद्रगुप्त जो रिज रखी गई ये मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य जी के नाम पर रखी गई। और जो कल्पतरु नाम रखा गया, ये कल्पतरु वर्ड जो संस्कृत का वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है? हमारी इच्छाओं को पूरी करने वाला, हमारी जितनी भी विशेष हैं इसे फुलफिल करने वाला जो ट्री है, जो पेड़ है, वह पेड़ का नाम है कल्पतरु। तो ये 3 के नाम पर ये रखा गया है। तो चलिए आज इसको बहुत डिटेल में समझते हैं, आज इसे बहुत विस्तृत में समझते हैं। आखिर क्या समुद्र वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं? क्या समुद्र के नीचे का भाग बिल्कुल समतल है? तो मेरा आंसर है नहीं। इस चित्र को, यदि इस ग्राफ को आपने अच्छे से समझ लिया तो जितने भी आप ओशनोग्राफिक से संबंधित रिलीफ, जितने भी उच्चावच जो समुद्र से संबंधित है, यदि आप उसे पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तो एक होते हैं ओशियन से संबंधित, एक होते हैं कॉन्टिनेंटल। तो एक महासागरीय संरचनाएं होती है और दूसरा महाद्वीपीय संरचनाएं होती है। कैसे होती है समझिएगा। मान लेते हैं कि आप गोवा घूमने गए, ठीक है। तो आप जब गोवा जाओगे तो आप गोवा में यहां किनारे आराम से सन बाथ लेते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आप समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में भी जल में स्नान करते हुए नजर आ जाएं। तो क्या ये एक्चुअल में समुद्र का भाग है? तो मेरा आंसर है नहीं। ये जो सभी चीजें ये कॉन्टिनेंट का भाग है, ये महाद्वीप का भाग नजर आती हैं। तो जो महाद्वीप का भाग समुद्र के पानी के अंदर होता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसे कहा जाता है महाद्वीपीय निमग्न तट। अच्छे से देखिएगा, इंग्लिश वर्ड ज्यादा आसान होता है। महाद्वीपीय निमग्न तट कॉन्टिनेंट या महाद्वीप का ही पार्ट होता है, बट ये पानी के, समुद्र के पानी के नीचे होता है। इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद जो ढलान वाला एरिया होता है, जो स्लोप वाला एरिया होता है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। ये भी महाद्वीप का भाग होता है और इस भाग को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। स्लोप माने ढाल। अब आप सोचिएगा कि यहां पर जो कोई रिवर यदि डेल्टा बना रही हो, यदि कोई नदी यहां पर क्या बना रही हो, डेल्टा, तो भाई यहां से होते हुए यहां का डेल्टे का जो सेडिमेंट है, जो अवसाद है, वो यहां पर जाके इकट्ठे हो जाएंगे। तब इसे क्या कहेंगे? तब इसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल राइस।
याद रखिएगा, इसे कहा जाता है महाद्वीपीय उत्थान के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक आपने 3 चीजों के बारे में विस्तृत रूप से समझा। अब चलते हैं और आगे की ओर। तो क्या हर जगह पे कॉन्टिनेंटल राइज होगा? तो मेरा आंसर है नहीं, हर जगह पे कॉन्टिनेंटल राइज नहीं होगा। ये वहीं पर लोकेट होगा जब समुद्र के किनारे किसी नदी का डेल्टा हो। तो यहां से अपोजिट डायरेक्शन में भी देखते हैं क्या यही कंडीशन होगी। तो डेफिनेटली ये कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ये कोस्ट है, इसे तट कहा जाता है। ये वाला रीजन जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये वाला रीजन कॉन्टिनेंटल स्लोप है। पर यहां कॉन्टिनेंटल राइज क्यों नहीं है, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहां के रीजन में कोई भी निकट में नदियां अपना डेल्टा नहीं बनाती होंगी। अब आगे चलते हैं। यहां तक तो महाद्वीप का भाग होता है, एक्चुअल में इसके बाद का भाग जो है ये कहलाता है महासागर, इसे ओशियन कहा जाता है। अब ओशनिक जो क्षेत्र है ये चालू हो जाते हैं। अब कौन कौन सी चीज होती है? तो सबसे पहले महासागर के नीचे जो सबसे ज्यादा बड़ा प्लेन होता है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एबिसल प्लेन कहा जाता है, इसे महासागरीय नितल मैदान कहा जाता है। और महासागर के अंदर सबसे ज्यादा यदि लगभग 40% से अधिक कोई भाग होता है तो उसे एबिसल प्लेन कहते हैं, इसे नितल मैदान कहा जाता है। एबिसल प्लेन के बाद अब आपने समझा होगा कि प्लेट्स 3 तरह से मूवमेंट करती हैं, या तो जो प्लेटें हैं या तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, इसे क्या कहा जाएगा? इसे अपसारी गति कहेंगे, इसे डाइवर्जेंट फोर्स कहा जाता है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, इसे अभिसारी गति कहते हैं, इसे डाइवर्जेंट के बाद कन्वर्जेंस फोर्स कहा जाता है। और जब एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर मूव करती है तब इसे ट्रांसवर्स गति कहा जाता है, इसे संरक्षी गति कहते हैं। अर्थात कहीं पर प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव करती हैं तो कहीं एक दूसरे के पास आती है। तो यदि 2 प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इट मींस ये डाइवर्जन यहां से लग रहा है, यहां पर प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो जब दूर जाएंगी तो अंदर का जो मैग्मा है, अंदर का मैग्मा किस रूप में बाहर आएगा? तो भाई अंदर का मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है। और जब लावा के रूप में आता है तो यहां पर लंबी लंबी संरचनाओं का निर्माण कर देता है। और ये जो जहां से प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं वहां पर जो संरचनाओं का निर्माण होता है इसे ही क्या कहा जाता है? मिड ओशनिक रिज कहा जाता है। तो यही जगह क्या कहलाती है? रिज। रिज माने ऐसी पहाड़ियां हैं जिनका निर्माण मैग्मा के बाहर निकलने अर्थात लावा के ठंडे होने से ऊंची नीची पहाड़ियों के रूप में हुआ है। और ये पहाड़ियां हमेशा अपने उद्गम क्षेत्र से, अपने निर्माण क्षेत्र से दूर जाती हुई प्रतीत होती है। इसका रीजन यह है कि प्लेटें यहां से मूव कर रही हैं तो रिजें एक के बाद एक दूर जाती जाती है और नई संरचनाओं का, नए स्ट्रक्चर का निर्माण होता रहता है। यदि यहां तक आप समझ गए हो तो ये हो जाते हैं रिज। इसके बाद आते हैं सी माउंटेन्स। सी माउंटेन क्या होते हैं इसे समझिएगा। समुद्र के अंदर समुद्र में डूबे हुए, जो ओशन के अंदर डूबे हुए पर्वत होते हैं, इसे सी माउंटेन कहते हैं। ये सी माउंटेन कई बार समुद्र के बाहर भी निकल आते हैं और ऐसे माउंटेन, समुद्र के पर्वत जो समुद्र से जल के बाहर निकल आते हैं, तो इसके बाहर निकला हुआ भाग क्या कहलाता है? तो इसका भाग आइलैंड कहलाता है, ये द्वीप कहलाता है। और जहां से वॉल्केनिज्म होता है, जहां से ज्वालामुखी निकल रहा होता है, उसे ज्वालामुखी द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक की चीजें होगी। तो सी माउंटेन आपने समझ लिया। अब एक और चीज को समझते हैं, गोयाट क्या होता है। तो ये भी समुद्री पर्वत ही होते हैं, पर इसकी विशेषता ये होती है कि इसका जो सबसे अपलिफ्टेड, सबसे ऊपरी भाग होता है, ये बिल्कुल फ्लैट होता है। अर्थात ऐसे समुद्री पर्वत जिसका ऊपरी भाग लगभग समतल और सपाट होता है और ये समुद्री जल के अंदर होते हैं। इट मींस दिखाई ऊपर से नहीं देते पर डेंजर बहुत होते हैं। क्यों डेंजर होते हैं भाई? इसका कारण है कि जब कोई शिप यहां से चलता है तो ये गोयार्ड से ही टकराकर कई बार नष्ट हो जाते हैं और कई बार ये शिप्स टूटकर समुद्र में जलमग्न भी होते नजर आते हैं। तो आपने सबसे पहले देखा, आपने देखा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, निमग्न तट। उसके बाद कॉन्टिनेंटल तट के बाद क्या देखा आपने? निमग्न ढाल देखा। इसके बाद देखा महाद्वीपीय उत्थान देखा, कॉन्टिनेंटल राइज देखा। इसके बाद समुद्र के क्षेत्र चालू होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा होता है एबिसल प्लेन, जो समुद्र के अंदर का मैदान होता है। इसके बाद जहां से प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव करती हैं, एक दूसरे से दूर डाइवर्ज होती हैं, वहां पर बनी हुई जो असमान संरचनाएं, अनइवन पार्ट दिखाई देते हैं, इसे माउंटेन रिज कहा जाता है।
इसके अलावा समुद्री पर्वत होते हैं, कुछ पानी के अंदर भी हो सकते हैं, कुछ पानी के बाहर भी हो सकते हैं। जो पानी के बाहर आ जाएंगे वो आइलैंड के ऊपर दिखाई देते हैं, उन्हें आइलैंड्स कहा जाता है। और जो ऊपर से फ्लैट लगभग दिखाई देते हैं और जो डेंजर बहुत होते हैं, इसे कहा जाता है गुयार्ट। अब चलते हैं जहां पर दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो इसे कन्वर्जन कहा जाता है। और महासागरीय प्लेट जो लावा से बनी है या बेसिकली किससे बनी है, बेसाल्ट से बनी है, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये बेसिकली ग्रेनाइट से बनी है। तो लावा का बेसाल्ट और ग्रेनाइट, जब ये दोनों की बारी आती है तो जो ये बेसाल्ट होता है ये ज्यादा हैवी होता है। यही रीजन होता है दोस्तों कि जब भी महासागरीय ओशनिक प्लेट और ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट महाद्वीपीय प्लेट टकराती है तो हैवी प्लेट नीचे जाती है, ये निचले क्षेत्र में जाती है, नीचे क्षेत्र में जाती है। और जब ये नीचे क्षेत्र में जाती है तो इससे अनेक नई संरचनाओं का निर्माण होता नजर आता है। तो यहां तक आपने इसे समझा कि यहां से जब ओशनिक प्लेट और यहां से जब महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती है तो अनेक नई संरचनाओं का जन्म होता है। और जब यह प्लेट यहां से नीचे जाती है तो नीचे जाने से आप देखेंगे कि बहुत नीचे जाने से यहां पर एक गर्त बन जाती है। और इस गर्त को ही क्या कहा जाता है, इसे ही ट्रेंच कहा जाता है। याद रखिएगा ये क्या कहलाती है, बेसिकली ट्रेंच कहलाती है। और आपने सुना होगा दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच का नाम है मैरियाना गर्त। इसे हिंदी में गर्त कहते हैं, इंग्लिश में ट्रेंच कहा जाता है। तो ट्रेंच का निर्माण बेसिकली कब होता है, जब एक महाद्वीपीय प्लेट एक महासागरीय प्लेट से टकराई और महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण नीचे चली गई और इसके कारण जो गर्तनुमा आकृति बनती है इसे ही क्या कहा जाता है, तो इसे ट्रेंच कहा जाता है। और इस प्रकार से बनी हुई संरचनाएं बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं। तो ये जो चीजें आपने समझी ये बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देती हैं। तो इसको और अच्छे से यदि मैं आपको समझाऊं तो आप इस प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा कि मेरे पीछे यदि आप देखेंगे तो यहां अंदर से मैग्मा धीरे धीरे क्रिस्ट की ओर, धरातल की ओर बढ़ रहा है। और जब ये आगे बढ़ता है, जहां टकराता है वहां से दो प्लेट्स एक दूसरे से मूव होती हैं। तो यहां तो हो गया डाइवर्जन, पर जहां पर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे कन्वर्जन कहा जाता है, जहां पर दो भारी प्लेटें नीचे चले जाती हैं। जब ये गति करता है, जब मैग्मा एक दूसरे से दूर जाता है तो प्लेटों में दूर अर्थात डाइवर्जन गति दिखाई देती है। पर जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं तो एक नई तरह से आप देखिएगा भारी प्लेट क्या होती है, नीचे जाती है और नीचे जाकर ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो देख सकते हैं कि जो बेसाल्ट से बनी संरचना होगी वो नीचे जाके क्या हो जाती है, गर्म होकर पिघल जाती है। पर आप समझो इसमें भी तो कुछ हल्के पदार्थ होंगे। तो ये हल्के पदार्थ क्या होते हैं, हल्के होने के कारण धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हैं। और चूंकि ये धरातल के नीचे चल रही होती तो ये चीज हमें दिखाई नहीं देती। बाहर हमें क्या दिखाई देता है, हमें यहां पर वॉल्केनो दिखाई देता है। और जब ये फटता है तो आप देखिए इसे ही क्या कहा जाता है, इसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ये दूर चलने वाली संरचना है परंतु होती हमें दिखाई देती है और ये निरंतर चिरंतर अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई भी हमें देती है। तो ये जो पूरा भाग आपने समझा ये बहुत महत्वपूर्ण भी दिखाई देता है। तो ये संरचनाएं और एक एक भाग, अब मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे जो जितने भावी अधिकारी हैं इन्हें समझ में आ गया है। तो यही देखना है कि अलग अलग नामकरण किया गया है और जो ये नामकरण किया गया है ये दुनिया भर में अलग अलग रूप में किया जाता है। तो आईओसी जो प्रमुख संस्था है, इसके अलावा आईओएच है, इन्हीं के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से ये काम किए जाते हैं और ये डिटेल भी इन्हीं के द्वारा दी जाती है। ये जो संरचनाएं मिली हैं जिनके नामकरण किया गया है ये आखिरकार कहां है, तो दक्षिण पश्चिम भारतीय रिज पर स्थित है, अर्थात इंडियन ओशन पर ये संरचनाएं स्थित हैं। और इनका अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि इनकी जो खोज की जा रही है ये भारत के दक्षिणी या दक्षिणी जो महासागर है इसके अनुसंधान कार्यक्रम के तहत 2004 से लगातार की जा रही है। अर्थात निचले भाग में आखिरकार क्या चीज उपस्थित है, कौन सी संरचनाएं हैं, इसी के लिए यह काम किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र NCPOR इसकी क्या है, नोडल एजेंसी भी दिखाई देती है। आखिरकार क्या उद्देश्य इनके, आखिरकार टारगेट क्या होता है, तो इनके टारगेट में पहला टारगेट है जैव भू रसायन का अध्ययन। आखिरकार है क्या, आखिरकार क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महासागर में कौन कौन से बायोडायवर्सिटी रीजन है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रो डायनेमिक्स को भी समझना कि आखिरकार धरती के अंदर का भाग
काम कैसे करता है? आखिरकार क्या सभी भाग समान दिखाई देते? नहीं। तो चलिए एक एक चीज के बारे में और डिटेल से देखते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि पहला है सम्राट अशोक सी माउंट। सी माउंट आप समझ गए होंगे, समुद्री पर्वत दिखाई देता है, सी माउंट बना हुआ है। ये इसकी खोज जो की गई है, कहां पर की गई है, तो कब की गई थी भाई? तो 2012 में इसकी खोज की गई थी, परंतु इसका नामकरण अभी किया गया है। इसके अलावा इसका साइज कैसा है? तो भाई 180 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ओवल शेप में है, अर्थात अंडाकार रूप में समुद्र के अंदर ये पर्वत दिखाई देता है, सी माउंट दिखाई देता है। इसकी खोजकर्ता कौन है भाई? तो इसका रशिया के जो पोर्ट अकादमिक निकोल स्ट्राखोव हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी, परंतु नामकरण इंडिया के द्वारा दिया गया है। इसके बाद दूसरे आग के बारे में बात करें तो कल्पतरु, जी हां, वृक्ष के नाम पर रखा गया है, जो सभी आपकी इच्छाओं को पूर्ति करता है। इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज 2012 में हुई थी। इसका आकार कैसा है? तो 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो लंबा है। रिज कैसी होती है? लंबी होती है। कहां होती है? जहां पर प्लेट्स एक दूसरे से दूर डायवर्ट होती है, वहां पर इसका निर्माण हुआ नजर आता है। और इसकी स्पेशलिटी यह है कि समुद्री जैव विविधता को संरक्षित करने में यह महत्वपूर्ण नजर आती है। अनेक प्रवाह जो जलीय जीव हैं, उनका ये आश्रय स्रोत भी दिखाई देता है। तीसरे रूप में आते हैं चंद्रगुप्त रिज। तो रिज आप समझ ही गए हैं। इसकी खोज कब की गई थी? तो अभी लेटेस्ट में 2020 में इसकी खोज की गई है। इसका आकार 675 स्क्वायर किलोमीटर में है। इसकी संरचना एक लंबे रूप में पर्वत के रूप में दिखाई देती है। इसकी खोज भारतीय खोज MGS सागर के द्वारा की गई है, अर्थात ये पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा खोजी गई एक रिज है, जिसका नामकरण भी हम भारतीयों ने ही किया है। ऐसी कितनी संरचनाएं? तो भाई ओशियन में हमने लगभग 7 संरचनाओं को भारतीय नाम पर दिया हुआ है। 3 नाम आपने देख ही लिए। और कौन से नाम है? तो पहला है रमन रिज, जो पहले से हमने नाम रखे हुए हैं। रमन रिज 1992 में खोजा गया था। अमेरिकी तेलपोत के द्वारा 1951 में इसकी खोज की गई थी। और भौतिक विज्ञानी जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, इन्हीं के नाम पर, जो सीवी रमन है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रमन रिज रखा गया था। इसके बाद पणिक्कर सी माउंट। सी माउंट क्या होते हैं? समुद्र के अंदर के पर्वत सी माउंट कहलाते हैं। इसे कब खोजा गया था? तो इसे 1993 में खोजा गया था। और इसकी स्वीकृति कब मिली? तो 1993 में मिली थी। खोज तो 1992 में समुद्र कन्या के द्वारा, शोध पोत कौन सा था हमारे पास? सागर कन्या, इसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो समुद्र विज्ञानी NK पणिक्कर साहब के नाम पर इनका नामकरण रखा गया है। इसके बाद 3 तो पहले ही हो गया, 4, 5 हो गया। 6वें नंबर पर यदि आए तो सागर कन्या सी माउंट की यदि हम बात करें तो इसकी स्वीकृति 1991 में मिली थी। डिस्कवरी 1986 में सागर कन्या की 22वीं यात्रा के दौरान जो अंदर पोत है, ये घूम के सर्च करता है, उसी के दौरान इसकी हमने खोज की थी। और इसका नामकरण शोध पोत सागर कन्या के नाम पर ही रखा गया। जिसने खोजा उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था। इसके बाद आते हैं चौथे रूप में DN वाडिया गयोट के नाम पे। गयोट क्या होता है? मैंने अभी आपसे बात की थी, तो गयोट भी आपको पता होना चाहिए। तो स्वीकृति 1993 में मिली थी। खोज हुई थी 1992 में सागर कन्या के द्वारा। नामकरण भूवैज्ञानिक DN वाडिया साहब के नाम पर रखा गया। तो 4 पुरानी, 3 नई, तो टोटल ओशियन में जो इंडियन ओशियन है, इसमें 7 चीजें भारतीयों के द्वारा नाम रखी गई हैं। तो क्या क्या परिभाषा है? यदि आपको डेफिनेशन की बारी आ जाए तो सबसे पहले आता है सी माउंट। तो सी माउंट क्या है? कि समुद्र के पानी के नीचे के ऐसे पहाड़ हैं या ऐसे पर्वत हैं जो समुद्र के ऊपर कई बार निकल भी आते हैं। समुद्र के ऊपर आ जाते हैं तो आइलैंड के रूप में दिखाई देते हैं। नंबर 2 में आता है रिज। रिज क्या होता है? तो एक ऐसा लंबा होता है, सकरा भाग होता है, जो ओशियनोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जहां पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, अर्थात अपसारी गति, डायवर्जन जहां पर होता है, वहां पर इन रिज का निर्माण होता है। इसके अलावा जो समुद्री रिज है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समुद्र के अंदर की पहाड़ी या आप इसे पर्वत कह सकते हैं। इसके अलावा गयोट क्या होता है? तो गयोट आपने देखा था, गुयाट या गयोट। तो गयोट क्या है? समुद्र के अंदर के वॉल्केनिक पर्वत है, परंतु स्पेशलिटी ये है इनकी कि इसका जो ऊपरी भाग होता है, ये लगभग समतल होता है। और ये समुद्र में जो जहाज चल रहे होते हैं, जो हमारे शिप चल रहे होते हैं, उनके नेविगेशन में बहुत इशू पैदा करता है। और कई बार इससे टकरा कर ही ये नष्ट होते नजर भी आते हैं।
इसके अलावा राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र की यदि हम बात करें, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च के ऊपर यदि मैं बात करूं, तो ये रिसर्च का क्या करता है, ये प्रमुख रूप से भारत का प्रमुख अनुसंधान और विकास संस्थान है। बेसिकली कहां काम करता है, तो पोलर रीजन में भी काम करता है और दक्षिणी महासागर के क्षेत्र में भी रिसर्च करने का काम बेसिकली करता नजर आता है। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान की जो स्थापना है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखिएगा 25 मई 1998 को बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी। पहले से कुछ और नाम से जानते थे, पहले से क्या कहा जाता था, तो NCAOR के नाम से जानते थे, नेशनल सेंटर ऑफ एटॉमिक एंड ओशनिक रिसर्च के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है, बेसिकली इसी के अंतर्गत या उसी के अंतर्गत ये एक काम करने वाला इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री के रूप में दिखाई देता है। इसका कहां पर है भाई, तो ये गोवा राज्य में बेसिकली लोकेट होता है और इसका पहला अभियान जो चलाया गया था, ये पहला अभियान ORV सागर कन्या के माध्यम से चलाया गया था। पायलट प्रोजेक्ट था। पायलट क्या होता है, जो पहली बार हम भेजते हैं उसे कहा जाता है। अब आखिरकार NCPOR ने आखिरकार कौन कौन से अच्छे काम किए, तो इनमें पहला अच्छा काम किया है जो आपने सुना होगा, दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती। जी हां, अंटार्कटिका में इसके रिसर्च स्टेशन का मेंटेनेंस भी यही संस्था करता है। इसके अलावा आर्कटिक में नॉर्थ पोल के पास यदि हम देखें तो इसका जो सेंटर की प्रबंधन करता उसका नाम है हिमाद्री। कई बार पूछता है दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती कहां है, तो अंटार्कटिका में, जबकि आर्कटिक में जो है इसका नाम क्या है, दैट इज हिमाद्री के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा रिसर्च के कारण इसमें किराए पर कौन कौन काम करता है भाई, तो सागर कन्या ORV सागर कन्या भी करता है और कुछ हम रेंट में लेकर भी ऐसे सर्च अभियान लगातार चलाते रहते हैं। इसके अलावा रिसर्च का प्रमुख वाहन भी कौन है, तो भाई सागर कन्या ही हमारे पास है, जो इसमें ORV सागर कन्या ही है जो प्रमुख रूप से इसमें काम करता हुआ नजर आता है। अब और क्या चीजें इंटरनेशनली क्या काम करते हैं, तो इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की लिए बात करें, जिसे हमने पहले भी बात की थी IHO के बारे में, तो IHO 1921 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके महासचिव अभी डॉक्टर मैथियास जोनास को माना जाता है, जो जर्मनी से रिलेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका सचिवालय कहा जाएगा। सेक्रेटरियल कहां पर है, सेक्रेटरीट तो ये मोनाको में नजर आता है। इसके अलावा इसमें मेंबर देश लगभग 100 नजर आते हैं। भारत भी इसका एक मेंबर नजर आता है। तो यूनेस्को के जो IOC है, IOC यूनेस्को के अंतर्गत काम करता है। इसे 1960 में यूनेस्को द्वारा एक अंतर सरकारी रूप में स्थापित किया गया था। बेसिकली ये महासागरीय विज्ञान और सेवाओं को विविधता करने वाला एक क्या है, निकाय है। बहुत सारी डाइवर्सिटी चीजों पर काम करता हुआ नजर आता है। इसके हेड कौन है भाई, अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर युकाता मिचिडा जो जापान से हैं, ये इनकी अभी क्या है, अध्यक्ष प्रेसिडेंट नजर आते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका पेरिस में, अर्थात फ्रांस देश में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। तो ये बहुत सारी डिटेल की चीजें थी। इसके मेंबर देश कितने हैं, तो भैया इसमें 150 से अधिक मेंबर देश नजर आते हैं। तो यही तक का था। ये आज जो जितनी डिटेल आपके सामने थी, ये डिटेल यहीं तक इसके लिए प्रमुख रूप से थी। तो लगातार आपको ऐसे ही जुड़े रहना है उत्कर्ष क्लास के साथ, और ऐसी ही डिटेल जानकारियों के लिए हमेशा उत्कर्ष क्लास के साथ जुड़े रहिए।